हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग हिंदी साहित्य का पेपर नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं और पेपर नंबर थर्ड का आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड एक ही क्लास में खत्म करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बच्चा जी यूनिट नंबर फर्स्ट में जैसे आपको भारतेंदु युग पढ़ना था बच्चे, इसके बाद जो है आप लोगों को वहां पर द्विवेदी युग पढ़ना था। ये दो युग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जो कि आपके हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित है। अब देखो, द्विवेदी युग के बाद एक और हिंदी साहित्य में नया काल आता है और वह काल था छायावादी युग का काल। ठीक है, अब देखो आज के इस क्लास में हम सबसे पहले बच्चे देखेंगे छायावादी युग का परिचय, इसके बाद छायावादी युग का नामकरण जो है छायावाद कैसे होता है, फिर इसके समय सीमा के बारे में जानेंगे कि आखिर आधुनिक हिंदी साहित्य में कब से कब तक का काल जो है यह छायावाद युग के नाम से जाना गया। इसके बाद बच्चे हम लोग देखेंगे कि छायावाद युग की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, यानी कि इस युग में जो काव्यों की रचना की गई वह कौन से विशेषताओं के साथ रचना की गई, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, हम इसको देखेंगे। इसके बाद छायावाद युग के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसके कुछ प्रमुख रचनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार बच्चे आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक को डिस्कस करने के क्रम में सबसे पहले देखेंगे बच्चा जी क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छायावाद युग का परिचय। अब छायावाद युग एक नया युग है हिंदी साहित्य में, है कि नहीं? तो नए युग की शुरुआत कब होती है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे किसी एक युग का अंत होना एक नए युग की शुरुआत है कि नहीं? जब कोई एक नया युग, क्या पुराना युग क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, तो एक नए युग की शुरुआत होती है। दूसरी बात तो आप ये देखोगे कि जैसे मान लीजिए कोई युग अभी चल रहा है, इस युग में क्या होता है, तो एक अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन जब यह विशेषता बदलती हुई नजर आती है तो फिर हम कहते हैं कि एक नए युग की फिर से शुरुआत हो गई, है ना? तो वही सारी चीजें आपको जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में देखने को मिला। जैसे कि बच्चे हम बात करते हैं, छायावाद युग से पहले जो था आपका द्विवेदी युग था, है ना? द्विवेदी युग जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जन जागरण काल कहते हैं, है कि नहीं? जन जागरण काल कह लीजिए। तो जन जागरण काल में आप लोगों ने देखा था कि लोगों के अंदर एक राष्ट्र के प्रति नई जागृति पैदा हुई थी, है कि नहीं? राष्ट्र के प्रति क्या हुआ था बच्चे, नई जागृति पैदा हुई थी। इसमें जो भी काव्यों की रचना की जाती थी किसी एक निश्चित विषय वस्तु पर होता था। यह सारी प्रधानता जो है आपके द्विवेदी युग में देखने को मिलता था। लेकिन समय के साथ सभी चीजों का जो है परिवर्तन होता है कि नहीं? तो यहां पर भी आपको एक नई परिवर्तन देखने को मिली जब नए नए कवि जो हैं, नए नए लेखक जो है आपके हिंदी साहित्य में आने शुरू हुए, तो उन्होंने जो है अब एक नए तरीके से अपनी रचना करनी शुरू कर दी। और फिर जो नई रचना आई तो उसमें प्यारे बच्चे जो है व्यक्ति निष्ठता देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में, लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जो है कविताओं के माध्यम से बताया गया। उसकी कल्पनाओं के बारे में, वह किस तरीके से अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है उसके बारे में बताया गया। साथ में जो है सूक्ष्मता को महत्व दिया गया, बहुत कम सी चीजों में बहुत सारी बातों को बताया गया, है कि नहीं? तो ये सारी प्रधानता जो है एक नए युग की शुरुआत को जो है क्या किया, तो दिशा निर्देश किया। और यही युग क्या था प्यारे बच्चे, आपका छायावाद का युग था। कौन सा युग था बच्चे? आप कहोगे सर छायावाद का युग था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप छायावाद युग का परिचय लिख सकते हो। तो एक बार कमेंट करके बताना क्या आप लोगों को छायावाद युग का जो एक बेसिक सा परिचय है ये अच्छे से समझ में आया। आप आराम से कह सकते हो गुरुजी छायावाद युग, द्विवेदी युग खत्म होता है, छायावाद युग आता है। छायावाद युग जो है यह कब प्रारंभ होता है, तो द्विवेदी युग के खत्म होने के बाद, क्योंकि द्विवेदी युग से ही इसका रिएक्टिविटी देखने को मिलता है, फिर जाकर एक नए युग की शुरुआत होती है। द्विवेदी युग में आपकी जो भी रचनाएं थी जिसमें वर्ण प्रधानता देखने को मिलता था, स्थूलता देखने को मिलती थी, विषय निष्ठता देखने को मिलता था। लेकिन जब चीजें परिवर्तन हुई, एक नए युग का शुरुआत हुआ, तो काव्यों में जो है विषय निष्ठता, कल्पना प्रधानता, है ना, और सूक्ष्मता को दर्शाया गया। चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे जो टॉपिक हम लोग करेंगे बच्चा जी वह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, जहां से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं।
क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि छायावाद युग का समय सीमा निर्धारित करें। अब छायावाद युग का समय सीमा जैसे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, द्विवेदी युग का समय सीमा क्या रहा था? द्विवेदी युग का समय सीमा फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आगे आइए हम लोग बात करते हैं छायावाद युग की। तो देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो काल रहा था, यह छायावाद युग के नाम से जाना गया। किसके नाम से बच्चे? छायावाद युग के नाम से 1918 से लेकर के 1936 तक का समय जाना गया हिंदी साहित्य के इतिहास में। चलिए, अब क्या होता है, देखो यहां से कुछ कहानियां स्टार्ट होती है, तभी तो जाकर के जो है एक नए युग की शुरुआत होती है। नए युग की तो कहानी कहीं ना कहीं से होगी। तो सन 1918 ईस्वी के आसपास में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि काफी सारी ऐसी रचनाएं थी जिसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हुई नजर आ रही थी 1918 के आसपास, है ना। और यही परिवर्तन जो है बच्चे एक नए युग की शुरुआत करता है। जैसे देखो 1916 में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी जी का एक रचना था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जिसका नाम था जूही की कली। क्या नाम था बच्चे? जूही की कली किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जो कि 1916 में प्रकाशित होता है। इसके बाद 1920 ईस्वी में जो है आपका एक और रचना आता है, पल्लव काव्य संग्रह। ठीक है, पल्लव काव्य संग्रह, ये भी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही काव्य संग्रह है। तो ये सारे काव्य संग्रह जिसमें आपको काफी सारे परिवर्तन द्विवेदी युग से देखने को मिला था, समझे कि नहीं। तो ये जो एक परिवर्तन था वह एक नई प्रवृत्ति को जन्म देता है। जैसे ही एक नई प्रवृत्ति का जन्म होता है तो एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। ये तो शुरुआत की कहानी थी, लेकिन 1936 में इस युग का अंत भी हो जाता है। तो अंत कैसे होता है? तो देखो 1935 ईस्वी में एक रचना कामायनी नाम का प्रकाशित होता है, जो छायावादी भावबोध के उच्चतर शिखर पर था। मतलब इसमें कामायनी रचना में जो है छायावाद के बारे में काफी चीजें डिटेल से बताई गई थी। किंतु 1935 के बाद फिर से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है। 1936 में क्या होता है, तो भारतीय प्रांत में जो है कांग्रेसी मंत्रिमंडल का स्थापना होता है। भारत, क्योंकि उस समय जो है हम लोग गुलाम थे, तो गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जो है कमेटियां बन रही थी कि किस प्रकार से हम जो है ब्रिटिश शासकों के इस गुलामी के जंजीर से बाहर आ सके। तो इसी क्रम में 1936 ईस्वी में क्या होता है कि एक कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना होती है। अब कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो था, इसको क्या किया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है क्या क्या झोंक दिया गया, जो कि उसको मंजूर नहीं था। जो कि क्या था, उसको मंजूर नहीं था। आपका जो कांग्रेसी दल था, उसके प्रतिनिधि जो दल थे, वह सहमत नहीं थे इस बात से। फिर भी उसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ा, भारतीयों को पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में जब शामिल कर लिया गया, तो हिंदी साहित्य पर जो है प्यारे बच्चे क्या होता है, इसका काफी सारा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो है आपके कांग्रेसी मंत्रिमंडल से जो है बहुत सारे मंत्री जो है या क्या करते हैं, तो त्याग पत्र ले लेते हैं, उससे इस्तीफा दे देते हैं। समझ गए ना। तो ये सारी घटनाएं जो है आपको 1936 के आसपास देखने को मिलती है। घटनाएं क्या थी? पहले तो आपके भारतीय प्रांत में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना होती है, और जैसे ही कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना होती है तो आपके 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है कि नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध की जैसे ही शुरुआत होती है तो भारतीयों को मंत्रिमंडल के सहमति के बिना ही क्या किया जाता है, तो युद्ध में शामिल कर लिया जाता है, जिसके कारण जो है काफी सारे मंत्री जो है इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र सौंप देते हैं। और इस सभी का प्रभाव जो है आपको हिंदी साहित्य पर भी देखने को मिलता है। आगे देखेंगे तो देखिए 1936 में एक और रचना जो कि युगांत नाम की रचना आती है। फिर 1938 में अनामिका नाम का एक काव्य संग्रह जो है प्रकाशित होता है। इस सभी में जो है छायावाद की प्रकृति न होकर के जीवन की एक ठोस यथार्थवाद निकट तक पहुंचने का प्रयास हो रहा था। मतलब जैसे छायावाद युग में जो रचनाएं की जा रही थी 1936 तक, कब तक बच्चे? 1935-36 तक। उसके बाद जो रचनाएं आती है, जैसे मान लीजिए 1938 में अनामिका रचना आया, 1936 में एक युगांत रचना आया, जो कि छायावादी प्रवृत्ति उसमें देखने को नहीं मिलता था। जिस प्रकार से छायावाद युग के कवि जो है अपनी रचना किया करते थे, उन सभी का इस आपके रचना में जो है युगांत में, अनामिका में अभाव देखने को मिला था। तो यहां से यह स्पष्ट होता है कि अब फिर से जो है 1936 में जो है चीजें परिवर्तन हो जाती है। समझ गए। सन 1935 ईस्वी में कामायनी का प्रकाशन और 1936 में जो है
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, यह हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जहां से फिर से क्या होता है तो एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। और इस प्रकार से जो है 1936 में बच्चे क्या होता है तो आपके छायावाद युग का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। समझ गए ना? तो आप निर्धारित कर लोगे छायावाद युग का जो समय सीमा रहा था बच्चे, आप कहोगे सर 1918 से लेकर के 1936 तक। कब तक? 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय था, टोटल 18 वर्षों का समय, यह हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में छायावाद युग के नाम से जाना गया। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, क्या आप लोगों को छायावाद युग का जो समय सीमा है इसके बारे में ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखिए आगे हम लोग देखेंगे छायावाद युग का नामकरण किस प्रकार से किया गया, यानी कि छायावाद युग जो है इसका नाम कैसे रखा गया। तो नाम रखने के पीछे हम बात करेंगे तो छायावाद शब्द जो है, यह शब्द सबसे पहले मुकुटधर पांडे नाम के एक विद्वान थे जिसके द्वारा प्रयोग किया गया था। अभी इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है, जरा इसको समझिएगा। हालांकि ये एक युग निर्धारण को लेकर छायावाद शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। छायावाद शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने क्या किया तो एक मजाकिया अंदाज में किया था। किसके अंदाज में बत्ते? व्यंग्यात्मक रूप में जो है इन्होंने क्या किया, छायावाद शब्द का प्रयोग किया। छायावादी काव्य जो है यह द्विवेदी युगीन काव्य की तरह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक था। मतलब जो छायावाद युग में रचनाएं की जाती थी जिसमें आपको लाक्षणिक और व्यंजनात्मक विशेषताएं देखने को मिलती थी, जिसके कारण से जो है मुकुटधर पांडे ने क्या किया तो इस पर व्यंग करते हुए छायावाद शब्द का प्रयोग किया। समझ गए? अतः पांडे जी ने जो है इस प्रकार के काव्य के लिए छाया यानी कि अस्पष्टता, छाया क्या होता है, बिल्कुल छाया से किसी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है? नहीं पहचाना जा सकता है। तो छाया यानी कि अस्पष्टता का प्रयोग व्यंग के रूप में किया था। लेकिन आगे चलकर जो है यही छायावाद जो है स्वीकार कर लिया गया एक युग के रूप में। समझ गया ना कि कहानी क्या रहा था? इन्होंने तो वैसे एक युग का नामकरण करने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था मुकुटधर पांडे ने। उन्होंने जो है इस काल की रचनाओं पर जो है व्यंग कसने के लिए छायावाद शब्द का उपयोग किया था, जिसका अर्थ था कि भाई इसमें कुछ भी चीजें स्पष्ट है ही नहीं। जैसे चलो द्विवेदी युग में था तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि भाई हम लोग राष्ट्र के प्रति जो भी चीज कर रहे हैं वो राष्ट्र के प्रति कर रहे हैं, हमारा एक विषय निर्धारित था। लेकिन आपके जो है यहाँ पर छायावाद युग में उसके बाद की जो रचनाएं थी उसमें ये विषय निष्ठ नहीं था, उसमें विषय का निर्धारण नहीं था, तो व्यंग किया मुकुटधर पांडे ने। लेकिन बाद में चलकर जो है यही छायावाद शब्द जो है क्या किया तो एक युग का नाम हो गया छायावादी युग। समझ गए ना? चलिए इसके संबंध में और भी विद्वानों का काफी सारा मत है, क्योंकि मान लीजिए एक युग है, एक युग के बारे में थोड़े ना कोई एक आदमी सोच सकता है, उसके बारे में तो बहुत सारा लोग सोचने वाला होता है। तो इसी क्रम में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मानना है। रामचंद्र शुक्ल जी भी जो है हिंदी के एक महान विद्वान थे। इनका मानना है कि छायावाद शब्द का प्रयोग जो है दो अर्थों में हमें समझना चाहिए। वह दो अर्थ क्या है तो सबसे पहला एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। किसके अर्थ में बच्चे? रहस्यवाद के अर्थ में, यानी कि एक रहस्यात्मक अंदाज में जो है आप क्या कहते हैं छायावाद शब्द के अर्थ को समझ सकते हैं, जहां पर उसका संबंध जो है काव्य की वस्तु से होगा, अर्थात जहां कवि की एक अनंत और अज्ञात जो है प्रियतम को क्या किया जाएगा, अवलंबन बनाकर एक अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार के व्यंजनों को प्राप्त किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप जो है इसके पहले अर्थ को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि इस काल के जो भी कवि हुए है ना, इस काल के जो भी कवि हुए जो उन्होंने अपने अंदाज में अपने एक प्रतिभाओं के आधार पर चित्रित करने का प्रयास किया, आप जो है इसके पहले अर्थ को वैसे समझ सकते हो। दूसरा जो है छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग आप काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ के रूप में कर सकते हैं, यानी कि काव्यों की शैली और उसकी क्या पद्धति रही है उसके व्यापक अर्थों को समझने के लिए आप जो है छायावाद शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ये आपके रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। फिर जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं भाई? जयशंकर प्रसाद जी का कहना है यह वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब जो है हिंदी में जो है उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। कहने का मतलब वेदना कहने का मतलब है विरह, ठीक है, किसी के वियोग में रहना, है ना। तो उसकी जब अनुभूति की गई, खुद से जब अनुभूति की गई तो उसे जो है क्या किया गया, छायावाद का नाम दिया गया। जैसे मान लीजिए छाया का मतलब होता है क्या, अदृश्य, ठीक है, अस्पष्ट। तो अस्पष्टता के में क्या होता है, वेदन होती है, रुदन होता है कि नहीं।
तो जब यहाँ पर वेदना जैसे शब्द, वेदना जैसी चीजें आने शुरू हो गए, भाव आने शुरू हो गए, तो इसलिए इसका नामकरण जो है छायावाद युग कर दिया गया, ऐसा आपके जयशंकर प्रसाद जी का मानना है। एक महान कवित्री जिसका नाम है प्यारे बच्चे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि छायावाद को तत्वतः प्रकृति के बीच जो है जीवन का उद्गीत मानती है। ये आपका जो महादेवी वर्मा है वह छायावाद को एक प्रकृति के बीच में जीवन का क्या मानते हैं, तो उद्गीत मानते हैं। समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से बच्चे जो है आगे देखेंगे। तो अगला जो आपके डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी का क्या मानना है। देखो, ये मानते हैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। ठीक है, छायावाद को किसके प्रति प्यारे बच्चे, स्थूल के प्रति हम क्या मान सकते हैं, एक छोटा सा विद्रोह मान सकते हैं। इस विद्रोह के प्रति जो है आप जो है द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक स्थूल व सरल पदावली की प्रतिक्रिया जो छायावाद युग में प्रकट होती है, और इस आधार पर जो है बच्चे क्या किया जाता है, तो आपके छायावादी युग का नामकरण किया जाता है, जिसका संबंध जो है द्विवेदी युग से बताते हुए डॉक्टर नागेंद्र जी बताते हैं। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगारिता का तीव्र विरोध हुआ था, जिसे छायावादी कवियों ने क्या किया, स्वीकार किया। वहां पर जैसे आप देखोगे श्रृंगारिता के भाव का जो है वर्णन विशेषतः भारतेंदु युग में देखने को मिला था। फिर आपके द्विवेदी युग आई तो वहां पर श्रृंगारिता का जो है क्या किया गया, तो विरोध किया गया। लेकिन फिर बाद में चलकर जब छायावादी कवि रचना करते हैं तो उसमें श्रृंगारिता को फिर से क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, और श्रृंगारिता की भावना को जो है एक नई स्वीकृति जो है आपके छायावाद युग में देखने को मिली थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से जो है स्थूल के प्रति जो है यह सूक्ष्म का विद्रोह है। किसका विद्रोह है प्यारे बच्चे, यह एक स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है छायावादी युग। समझ गए, एक छोटे से चीजों के लिए क्या है, तो एक बड़ा सा विद्रोह मान सकते हैं इसे। चलिए आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चे जो है आप क्या लिखोगे, छायावाद युग का जो नामकरण किया गया था, सबसे पहला तो भाई आपके मुकुटधर पांडे ने एक छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, जो कि व्यंग करने के लिए किया था, लेकिन वह एक युग का नाम हो गया। फिर आपके जो है आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं इसके संबंध में, इसके छायावाद शब्द के दो तरह के अर्थों को समझाते हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि भाई यह वेदना पर आधारित था, इसलिए इसका नाम छायावाद कर दिया गया। महादेवी वर्मा जी बताते हैं प्रकृति के बीच में जीवन की उद्गीत थी, इसलिए इसका नामकरण छायावाद कर दिया गया। और डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं द्विवेदी युग से इसका कंपैरिजन करते हैं कि यह एक स्थूल के प्रति जो है एक सूक्ष्म विद्रोह था, है कि नहीं। इस तरीके से आप लोग इसका क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके काव्य की विशेषताएं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लल्लन टॉप है, इसको आप जरूर याद रख लोगे क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, छायावादी काव्यों की अगर विशेषताओं की बात करते बच्चे, तो इसमें आपको सबसे पहले आत्माभिव्यक्ति देखने को मिलती है, मतलब आत्मा की अभिव्यक्ति। आत्मा अभिव्यक्ति में कहने का मतलब क्या है, आत्मा की अभिव्यक्ति मतलब आत्मा से किसी चीजों को दर्शाना। जैसे छायावादी कवियों ने क्या किया, तो अपने जीवन के सुख दुख को अपनी कविताओं की विषय वस्तु में बनाया। ठीक है, मतलब जो उसके जीवन में सुख दुख था, जैसे वो अपना जीवन जी रहा था, उस सुख दुख के जीवन को जो है उन्होंने अपनी कविता का विषय वस्तु बनाया और कविता में लिखा। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं को जो है निजी सुख दुख से खुलकर निजी सुख दुख को जो है क्या किया है, तो अपनी कविता में खोलकर बोला है। जिसके साथ जो समस्याएं आती थी अपने जीवन में, उसको जो है एकदम अच्छे तरीके से चित्रित करते थे वो अपनी कविताओं में। जैसे देखिए राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा की बात करते हैं तो आपको जो है इसमें राम की हताशा, राम की फिर क्या कहते हैं, तो निराशा, हताशा निराशा, इन सभी का जो है कवि ने क्या किया है, तो अपने जीवन के हताशा निराशा क्या कहते हैं, निराशा से जो है जोड़ करके प्रकट किया है। जैसे राम के जीवन में कौन कौन सी जो है निराशा वाली समय थी, राम भगवान है ना। इसके बाद जो है हताशा, वो कब जो है अपने आप को हताश महसूस किए, जैसे नहीं देखते हो राम जी क्या करते हैं, जब लक्ष्मण जी को जो है क्या लग जाता है, बाण लग जाता है कि नहीं। लक्ष्मण जी को जब बाण लग जाता है वो मूर्छित हो जाते हैं, तो उस समय बिल्कुल हताश पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, है कि नहीं। तो ये हताशा भरी जीवन और इसके बाद जो है उसकी निराशा भरे पल, इसको जो है कवियों ने क्या किया है, तो अपने जीवन से जोड़ा है, अपने जीवन से जोड़कर कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया छायावादी युग में। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। आगे देखो, इसके संबंध में एक लाइन कही गई है, कहा जाता है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, और धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह स्टेटमेंट जो है आपके निराला जी की कविता की है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, कहता है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध,
यानी कि जिस व्यक्ति को हमेशा जीवन में विरोध का सामना करना पड़ा है, वैसे व्यक्ति जिसको हमेशा जीवन में विरोध का सामना करना पड़ा है, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, है ना, और जिसने अपने विरोध के लिए हमेशा शोध किया है, उसका जीवन क्या है बच्चे? धिक्कार है। यह किसने माना है? यह प्यारे बच्चे जो है आपके निराला जी का स्टेटमेंट है। समझ गए? चलिए, इसके बाद इसमें आपको स्त्रीय केंद्रीयता देखने को मिलती है। जैसे आप देखोगे, आपको इसमें कई सारी विशेषताएं छायावादी कवियों के तौर पर देखने को मिलती है। जैसे छायावादी कवियों की बात करते हैं तो छायावादी कवियों ने जो है स्त्री के प्रति जो है अपना उद्गार व्यक्त किया है, अपने स्त्री के प्रति जो है अपनी भाव को व्यक्त किया है। क्योंकि देखिएगा, आप लोग रीतिकाल, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा रीतिकाल के बारे में, वहां पर जो स्त्रियां हुआ करती थी, स्त्रियों को जो है भोग विलास का जो है वस्तु माना जाता था। मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राजा महाराजा जो है स्त्रियों को अपने सुख के लिए जो है, अपनी जो है क्या कहते हैं, अपनी लालसा पूरी करने के लिए जो है एक वस्तु के जैसा यूज किया करते थे, है कि नहीं? लेकिन वहीं पर आप देखोगे आपके छायावाद युग में, तो छायावाद युग में जो है स्त्री को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। जैसे देखिए, आपके सुमित्रानंदन पंत जी की एक पंक्ति है, कहता है, तुम देवी आह कितनी उद्धार, अब माँ तुम मूर्ति की निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। यह माँ को संबोधित करता है बच्चे। यह जो लाइन है सुमित्रानंदन पंत जी की, यह किसको संबोधित करता है? तो माँ को। यहां पर इस पंक्ति में कहा गया है जो माँ होती है वो निर्विकार होती है। माँ के मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। वह हमेशा जो है सभी के दुखों को क्या करती है? तो अपने ऊपर लेकर के उसको सह जाती है। मतलब देखो कि यहां पर क्या किया गया है, तो स्त्री की महिमा को, माँ की महिमा को समझाने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला जो यहां से कुछ और पंक्तियां, जैसे कि देखो, स्त्री के संबंध में इस छायावाद युग में श्रद्धा का भाव दिखाया गया। श्रद्धा का भाव कहने का मतलब कैसे स्त्री को सम्मान देना है, ठीक है? स्त्री किस प्रकार से जो है अपने जीवन में त्याग करती है, उसकी करुणा क्या है। नहीं देखते हो यार, माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी ममता है, करुणा। अपने बच्चों के प्रति उसके कितनी दया भाव होती है। क्षमा की देवी के रूप में भी जो है आपके स्त्रियों को यहां पर माना गया है। जैसे आप देखोगे कि आपकी जो माताएं होती है, कितनी भी गलती कर लेते हैं बच्चे, डांट देती है, फटकार देती है, फिर बाद में एकदम बउआ करके जो है क्या करती है, एकदम खाना खिलाती है। नहीं खाने पर जो है बार बार जो है नई नई चीजों देकर उसे मनाने का प्रयास करते हैं। मतलब क्षमा की देवी जो है यह स्त्रियों को माना गया है छायावाद युग में। समझ गए ना? इस संबंध में देखिए कहा गया है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जाग पृथ्वी तन्या कुमारी का छवि अच्युत। कहने का क्या मतलब है भाई? कहने का मतलब है कि जैसे जो है जब रावण से लगातार युद्ध करते हुए शिथिलता के क्षण में क्या होता था, जब शिथिलता के क्षण में जो है राम भगवान उसका स्मरण किया करते थे, तो वह ऐसा मानते, ऐसा लगता था उसे कि जब पहली बार सीता से उसने मिला था, पहली बार जब उसने सीता से मिला था और उसे जिस प्रकार का आभास हुआ था, वैसा ही जो है रावण से युद्ध करते समय जब कभी वो आराम करते थे, तो आराम करते समय जब वो अपने आप को शिथिल पाते थे, तो अगर उस क्षण को याद करते थे तो उसे सीता के उस मिलन का जो है आभास होता था। समझ गए ना? तो ये स्त्री की मर्यादाओं को यहाँ पर क्या किया गया, समझाया गया है। आगे इस छायावाद युग में जो है आपको प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलती है। जैसे प्रकृति चित्रण की बात करते हैं तो आपके छायावादी युग के कवि जो थे, इन्होंने प्रकृति के प्रति प्रेम प्रगाढ़ को दर्शाया है। प्रकृति के प्रेम से आपको मुक्त होने की बात कही है। जैसे बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो कि आपके द्विवेदी युग में बिल्कुल प्रकृति को जोड़ा जाता था। जैसे राजा महाराजा रीतिकाल में हुआ करते थे। क्या करते थे रीतिकाल के कवि? या प्रकृति में जो है अपना ज्यादा जीवन बिताते थे। प्रकृति और नारी उसका जो है एक तरीके से कहे तो एक बढ़िया संगनी होता था। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर कवियों के द्वारा बताया गया कि भाई प्रकृति से मुक्त हो, है ना? प्रकृति से मुक्त कहने का मतलब देखिए, एक पंक्ति के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी क्या बताते हैं, कहते हैं कि छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया बोले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? छोड़ दुमों की मृदु माया, यानी कि इस दुनिया की जो मोह माया है उसको छोड़ दो। दुनिया की मोह माया क्या है, उसको आपको छोड़ देना है। तोड़ प्रकृति से भी माया, और इस प्रकृति से भी जो तुम्हारी मोह माया है उसको भी आपको त्याग देना है। तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, और ये जो आपका
यहाँ पर जो बाल बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो यहाँ पर परिदृश्य हैं, उस उलझे हुए जाल से भी आपको कभी निकलने के लिए यहाँ पर कहता है, और भूल अभी से इस जग को, और वो आपको इस जग को भूलने के लिए कहते हैं। मतलब जब आप इस पूरे जग को भूल जाइएगा, आप अपने कर्म के प्रति कर्मनिष्ठ हो जाइएगा, फिर तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और सुमित्रानंदन पंत जी जो है इस पंक्ति के माध्यम से यही संदेश देते हैं। आगे बच्चे देखेंगे, अगली जो इसकी विशेषताएं हैं वह है दुख और पीड़ा की अभिव्यक्ति। दुख और पीड़ा की अभिव्यक्ति की बात करेंगे तो छायावादी कवियों ने जो है अपनी कविता के माध्यम से क्या किया, तो अपने दुखों को बताया। जैसे पहले भी यहां पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है आत्मा की अभिव्यक्ति को दर्शाया। आत्मा की अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि उसका जो भी कष्ट था, जो भी सुख था, अपनी कविता के माध्यम से बताता था। तो वैसे ही इन्होंने जो है अपने दुखों को क्या किया है, तो अपनी कविता के माध्यम से बताया है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित महादेवी वर्मा को दुख की वेदना और इसके बाद कहे तो वेदना की कवित्री माना जाता है। जो आपकी महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा की जो है एक फेमस कविताएं हैं। चलिए आपको मैं आगे बताऊंगा जब महादेवी वर्मा का जीवनी पढ़ाऊंगा उस टाइम, ठीक है। फिलहाल देखिए, तो महादेवी वर्मा को बच्चे जो है, महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री कहा जाता है। मतलब ये एक महिला थी, तो इसलिए कवि का विलोम क्या होता है, कवित्री होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वेदना की कवित्री किसको कहते हैं, वेदना की कवित्री, तो आप कहोगे सर वेदना की कवित्री जो है या महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। देखो यहां पर आपके मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कविता आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी है, यह नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, और उम्र थल सी मिट चली आज। कहने का मतलब है कि इसमें जो है आपकी महादेवी वर्मा जो है यह अपनी करुणा को बताती है। यह आपका जो लाइन है यह जूही की कली से लिया गया। किसकी कली से लिया गया है, जूही की कली कविता से लिया गया। और जूही की कली जो होती है प्यारे बच्चे, यह क्या होती है, इस कविता की नायिका होती है, यानी कि जिसे आप हीरोइन कहते हैं, है कि नहीं। और पवन देव जो होता है वो क्या होता है, तो पवन देव जो है प्यारे बच्चे यह नायक होते हैं, जिसको आप हीरो कहते हो, है कि नहीं। क्या होता है देखो, तो इस दोनों का जो वियोग हो जाता है, ये दोनों जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो यहां पर विरह की स्थिति आ जाती है, वेदना की स्थिति आ जाती है। और इसी वेदना को जो है क्या किया गया, महादेवी वर्मा के द्वारा इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। समझे कि नहीं, इस चिंता को दर्शाया गया है। आगे इसमें आपको रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। अब रहस्यवादी भावनाओं की बात करते हैं तो छायावादी काव्य में आप देखोगे कि जितने भी इस छायावादी युग के कवि हुए थे उन्होंने अपने रहस्यात्मक चीजों को बताया। जैसे कि मौन में जो है, यानी कि कोई भी चीजों को मौन निमंत्रण करना। मौन निमंत्रण करने का मतलब है कि कुछ चीजों के बारे में सोचना, किसी भी बारे में, ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में एक चेतना का विकास जो है आपको रहस्यात्मक तरीके से आपको छायावादी युग में देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद देखेंगे बच्चे, तो आपको इसमें सौंदर्य परकता भी देखने को मिलती है। सौंदर्य परकता की बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो है सौंदर्य पूर्ण होता है, बिल्कुल भरा पूरा। सौंदर्य कहने का मतलब एक सौंदर्य का चित्रण करना। क्या करना बच्चे, सौंदर्य, एक सुंदरता को दिखाना। किसको दिखाना, सुंदरता को दिखाना। साथ में यहाँ पर क्या किया गया है, तो सौंदर्य भाव की दशा के प्रकटीकरण में कवियों ने क्या किया है, तो अपनी दृष्टि को ज्यादातर जो है यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। इसके बाद आपको इसमें जो है श्रृंगारिता भी देखने को मिलती है। श्रृंगारिता विशेषताओं की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपके जो है द्विवेदी युग में इस श्रृंगारिता को जो है विरोध किया गया था, लेकिन जो है आपके यहाँ पर छायावाद युग में क्या किया गया, तो श्रृंगारिता को यहाँ पर जोड़ लिया गया, है कि नहीं। देखिए श्रृंगारिता की बात करते बच्चे, तो छायावादी कवियों ने जो है पूरे मनोयोग से श्रृंगारिक भावना का प्रकटीकरण किया है। पूरे अपने मन से जो है क्या किया, श्रृंगारिता को दर्शाने का काम किया है। द्विवेदी युग में यह प्रवृत्ति नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि भारतेंदु युग का विरोध कर रहा था ये। तो भारतेंदु युग में जो है श्रृंगारिता देखने को मिला था, द्विवेदी युग में इसका विरोध किया गया। फिर से जो है आपके छायावाद युग में श्रृंगारिता को प्रधानता दी गई। द्विवेदी युग के कवियों ने श्रृंगारिक भावना को पूरी तरीके से उपेक्षा किया, और जहां कहीं श्रृंगारिक भाव आया तो वह जो है मर्यादित था। क्या था बच्चे, मर्यादित था। चलिए आगे देखेंगे, तो देखो इसके संबंध में कहा जाता है कि सोती थी जाने कैसे प्रिय आगमन, वह नायक के चुमे कपोल डोल उठी, बल्लर की जर जैसी क्या कहते हैं हिंडोल। यह भी आपके जो है क्या है बच्चे, जूही की कली कविता से लिया गया है, जो कि क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चे, आप कहोगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और इस रचना में जो है क्या किया गया है, तो जूही की कली के बारे में बताया गया। किसकी कली के बारे में, जूही कली के
विरह योग के बारे में बताया गया है। समझ गए? तो इस प्रकार से आप चीजों को क्या करेंगे भाई साहब, याद रखेंगे। हालांकि देखिए, जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा छायावादी काव्य की विशेषता के बारे में, तो आप ये जो है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए ये पंक्तियां आपको बताया है, ये पंक्ति आपको नहीं लिखना है वहां। आप सिर्फ जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति देकर डैश दीजिएगा, और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये पॉइंट्स लिखना है सिर्फ आपको। ये लाल रंग से जो भी लिखा हुआ है, ये आप आंसर राइटिंग में नहीं लिखोगे, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया था। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बच्चा जी, अगला टॉपिक है छायावादी काव्य की प्रवृत्ति। छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो इसमें आपको दो तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलेगा। दो तरह की कौन कौन सी प्रवृत्ति? जैसे कि देखिए, तो इसमें आपको जो है बच्चे विचारगत प्रवृत्ति देखने को मिलती है। विचारगत प्रवृत्ति में आप देखोगे कि इसमें आपको दार्शनिक क्षेत्र में अद्वैतवाद और इसके बाद जो है सर्वमतवाद देखने को मिलती है। फिर धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ियों एवं ब्रह्मचारियों से मुक्त व्यापक मानक हितवाद देखने को मिलता है। समझ गए ना? फिर इसके बाद जो है सामाजिक क्षेत्रों में समन्वय देखने को मिलता है। तो ये आपके जो है विचार के आधार पर प्रवृत्ति थी छायावादी युग की। जैसे देखिए, इसमें आपको जो है राजनीतिक क्षेत्र में शांति देखने को मिलेगी। फिर गृहस्थ में जो है प्रेम परक देखने को मिलेगा, यानी कि घरों में जो है लोगों के बीच में प्रेमता देखने को मिलेगी। साहित्य क्षेत्र में जो है व्यापक कलावाद देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है आपके विचारगत प्रवृत्तियों के अंतर्गत आ जाता है। और एक है आपका शैलीगत प्रवृत्तियां। शैलीगत प्रवृत्तियों की बात करेंगे तो देखिए, इसमें आप मुक्तक गति शैली देखेंगे, इसके बाद प्रतीकात्मकता देखेंगे, और प्राचीन व नवीन अलंकार का प्रचुर मात्रा में आप जो है छायावाद कवियों के रचनाओं में देखेंगे प्रयोग। समझ गए ना? तो ये आप लोग छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में याद रखेंगे। हालांकि जो है यह आपकी विशेषता के अंतर्गत ही आ जाता है कि इसकी दो तरह की प्रवृत्तियां होती है, विचारगत प्रवृत्ति और एक जो होता है आपका शैलीगत प्रवृत्ति। ठीक है, ये विशेषता में ही आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आपके जो है छायावाद की विशेषता, जो काव्य की विशेषताएं हैं, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे क्या है बच्चा जी, आगे आपके छायावाद युग के कवियों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे छायावादी युग में जो है बहुत सारे कवि हुए, है कि नहीं? वैसे हम बात करते हैं तो छायावादी युग के कवि के जनक के रूप में, ठीक है, छायावादी युग का जो जनक माना जाता है प्यारे बच्चे, वह मुकुटधर पांडे को माना जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। तो आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चे क्या, तो आपके जो है छायावादी युग के कवि कौन, छायावादी युग के जनक कौन बच्चे? तो आप कहोगे सर मुकुटधर पांडे जी, है ना, मुकुटधर पांडे। लेकिन इसके साथ साथ जो है बच्चे और भी बहुत सारे जो है चाटुस्य, चाटुस्य कहने का मतलब चार कवियों का संग्रह, ठीक है, चाटुस्य कवि हुए, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं, और महादेवी वर्मा जी आते हैं। ये सब प्रमुख कवियों में से एक थे छायावादी युग के। चलिए बारी बारी से हम पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे, महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। देखो जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं, तो आप लोगों को बस यहाँ पर इसके दो बातों को याद रखना है। एक तो आप इसका जीवन परिचय याद रखोगे बच्चा, और दूसरा आपका जो है साहित्यिक परिचय याद रखना, साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो हम बात करेंगे बच्चे, देखिए जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की बात करेंगे तो इनका जो जन्म होता है यह 30 जनवरी 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में होता है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू और इनके माताजी का नाम जो है मुन्नीबाई था। पेशे से ये एक उपन्यासकार थे, नाटककार थे और कवि थे, मतलब उपन्यास भी लिखा करते थे, नाटक भी लिखा करते थे और कविता भी लिखा करते थे। इसके बाद देखिए इनकी जो भाषा थी यह हिंदी भाषा में रचना किए, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली भाषा में, मतलब 3 तरह की भाषाओं में ये अपनी रचना किया करते थे। इन्हें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त था, जो कि इनकी एक रचना है कमायनी रचना। कमायनी रचना के लिए जो है इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। और इसकी मृत्यु जो हो जाती है यह 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसका जीवनी लिखोगे। हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म में था, आप इसको आप क्या करेंगे तो लॉन्ग फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाओगे, आप लिखोगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम जो है देवी प्रसाद साहू, माता जी का नाम जो है मुन्नीबाई। पेशे से यह जो है उपन्यासकार, नाटककार एवं कवि थे। ठीक है, इनके जो भाषा की शैली थी, इनके जो भाषागत शैली थी या कहे तो काव्यों की जो भाषा थी वह काव्यों की भाषा हिंदी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली भाषा थी। और इसे जो है कमायनी पुस्तक रचना के लिए क्या मिला था तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। और इनकी मृत्यु जो है बच्चे कब हो जाती है 15 नवंबर 1947 को वाराणसी में हो जाती है। आप ऐसे भी भाषा बनाकर भी लिख सकते
सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, इसकी कुछ प्रमुख रचना आपको याद रखना है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी रचनाओं की बात करेंगे तो आपका जो है एक रचना है झरना, ठीक है, झरना जो कि 1918 में प्रकाशित होता है। आंसू नाम की एक काव्य रचना है जो कि 1925 में आप प्रकाशित होता है। लहर नाम की एक रचना जो 1933 में प्रकाशित होता है, और कमायनी रचना जो 1935 में प्रकाशित होता है, जिसके लिए इसे क्या मिला था भाई, जिसके लिए इसे जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। समझ गए, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इसके बाद भी और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि उर्वशी जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था, वन मिलन जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था, प्रेम राज्य जो कि 1909 में, ये सब याद रखने वाला चीज है, ठीक है। अयोध्या का उद्धार 1910 में, इसके बाद जो है सुकुच्छवास 1910 में, इसके बाद जो है बभ्रू वाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक या 1913 में, इसके बाद करुणालय 1913 में, महाराणा का महत्व, ये सारी रचनाएं जो है इनकी एक अन्य रचनाओं में मानी जाती है, जिसको आपको याद रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए, आपके परीक्षा में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे आपसे झरना पूछेगा, आंसू पूछेगा, लहर पूछेगा, कमायनी पूछेगा, उर्वशी पूछेगा। इसके बाद बच्चे जो है आपको याद रखना है कानन कुसुम याद रखना है, फिर आपको क्या याद रखना है, प्रेम पथिक। ये आपके जो है आपके क्या कहते हैं, तो आप आराम से जयशंकर प्रसाद जी की इतनी रचनाएं याद रख सकते हो। समझे, चलिए इसका रचना और रचना डेट, प्रकाशन डेट, ये दोनों चीज आप याद रखोगे। आगे बढ़िए तो देखिए, याद रखिएगा कमायनी में जो है आपको 15 सर्ग देखने को मिलेगी। कमायनी, ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कमायनी रचना में कितने सर्ग है बच्चे, कमायनी रचना में जो है आपके 15 गो सर्ग है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके जो है तीन प्रमुख पात्र कौन कौन है, एक है मनु, एक है श्रद्धा और एक है ईडा, ठीक है, मनु, श्रद्धा और ईडा। इसके बाद देखिए, तो आप कमायनी में जो है आप देखोगे कि अपने समय की श्रेष्ठ कमायनी जो है प्यारे बच्चे, ये अपने समय की, जिस समय यह प्रकाशित हुआ था उस समय की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। साथ में प्रसाद जी की रचनाओं की विशेषता जो रही थी, रहस्यवादी प्रवृत्ति रहा था। ये सब ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषता क्या थी, तो रहस्यवादी प्रवृत्ति थी। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा केवल। अब वैसे मान लीजिए लॉन्ग टाइप में पूछ देगा कि छायावाद युग के कवियों के बारे में, छायावाद के युग के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा कीजिए, तो आप लोगों को यहाँ पर ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर जो कवि है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। भाई निराला जी की बात करते हैं तो इसकी बातें बड़ा निराला है कि नहीं, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। पहले इसका जीवन परिचय कर लेते हैं। देखिए अगर बात करेंगे बच्चे हम लोग किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवनी हम लोग देखेंगे, इसमें इसका जन्म जो है 21 फरवरी 1897 ईस्वी को मेदिनीपुर जिला जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर होता है। इनके पिताजी का नाम जो था वह पंडित राम सहाय तिवारी था, और इनके माताजी का नाम जो है वह मनोहरा देवी, और ये पेशे से एक लेखक और कवि भी थे, मतलब कहानी भी लिखा करते थे, कविता भी लिखा करते थे। और इनकी जो लेखन की जो भाषा थी वह खड़ी बोली भाषा थी। इसे पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था जब इनका देहांत हो जाता है। देहांत के बाद जो है मरणोपरांत जो है इसे क्या होता है, तो भाई पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। इसकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद यूपी में हो जाता है। समझ गए, जन्म लिए थे पश्चिम बंगाल में और मृत्यु कहाँ हुआ, इलाहाबाद यूपी में। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे बच्चे। इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं याद रखोगे, जैसे कि अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद परमिल जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था, गीतिका जो कि 1936 में, और तुलसीदास जो कि 1938 में। ये सब इसकी प्रमुख रचना है जिसके पूछने के पूरे चांस है। इसके बाद इसकी और भी कई सारी रचनाएं, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, इसके बाद बेला और नए पत्ते हो गया, अर्चना हो गया, इसके बाद सरोज स्मृति हो गया, आराध्या हो गया, गीत कुंज हो गया और अपरा हो गया। ये सब याद कर लेना, ठीक है। लेकिन इंपोर्टेंट की बात करेंगे तो आपको ये ऊपर का वाला तो इंपोर्टेंट है ही सब, अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास, ठीक है। ये सब आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है क्या है, इंपोर्टेंट रचना है। अब इसमें देखो, इसमें आप याद रखोगे अपरा याद रखोगे, सरोज स्मृति याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद बेला और नए पत्ते याद रखोगे। ये तीन रचना आप जरूर याद रखना क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे कि देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं तो इसे जो है ओज और औदात्य के कवि माने जाते थे। क्या कौन से कवि माने जाते थे, ओज और औजात्य के कवि माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने जो एक रचना की थी राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो है यह काफी लंबी कविता है जो अनामिका में संकलित है। यानी कि अनामिका जो यहाँ पर एक काव्य संग्रह देखे थे आप, इनकी इस काव्य संग्रह में जो है आपका राम की शक्ति पूजा नाम की एक कविता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि ओजपूर्ण व प्रभावशाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है, इसीलिए निराला जी को जो है ओज और औदात्य के कवि माने जाते हैं।
इसके बाद देखिए तुलसीदास जो इनकी रचना है, तुलसीदास रचना में इन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, मतलब भारतीय लोग के जीवन का क्या मूल्य है उसके बारे में बताया है। साथ में निराला जी की जो भाषा रही है वह संस्कृत निष्ठ, समास बहुल, इसके बाद जो है ज्ञता, ठीक है, यानी कि संस्कृत से मिलता जुलता, समास परक रहा है, और इसके बाद जो है गाने योग्य रहा है इनके रचना की भाषा। चलिए इसके बाद इनकी कविताओं में आप देखोगे कि व्यक्तिगत जीवन की सत्य के बारे में बताया गया है, मतलब जो भी व्यक्तिगत जीवन है, जैसे वो अपने बारे में बताए हो या आसपास के लोगों के बारे में, भारत में जीने वाले लोगों के बारे में, तो क्या उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, व्यक्तित्व का जो उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसका क्या सच्चाई है, उसके बारे में उन्होंने अपनी रचना में बताया है। आगे बढ़ जाएं, देखिए आगे नंबर हम लोग देखेंगे, अगला जो आपका कवि है वो कौन सा कवि है भाई, सुमित्रानंदन पंत जी है। पंत जी की बात करते हैं, देखते हो भाई बड़ा एकदम शानदार लल्लन टॉप हीरो है भाई, है कि नहीं, इसकी बाल देखो कितना खतरनाक है, कतना को तो फिदा कर देगा भाई, है कि नहीं, तू तो मत होना खाली, काहे की टपक लिया है। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इनका जन्म कब होता है, आइए इसके जीवनी की बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इनका जन्म जो है प्यारे बच्चे यह 20 मई 1900 ईस्वी को होता है। जन्म कहां पर होता है, तो कौसानी जो कि उत्तराखंड में है ना, जो कि आपके बागेश्वर जिले में है। कहां पर है, बागेश्वर जिले में कौसानी ग्राम में इसका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम जो है गंगादत्त पंत था और इनके माताजी का नाम सरस्वती देवी था। इनको कई सारे पुरस्कार प्राप्त थे, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी एक चिदंबरा रचना है जिसके लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद जो है इसके लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ऐसे महान व्यक्तियों की जो मृत्यु हो जाती है बच्चे, वो 28 दिसंबर 1977 को हो जाती है। तो एक छोटा सा इसका जीवन परिचय आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखेंगे बच्चा जी, तो इसका साहित्य में क्या योगदान रहा था। तो साहित्य में योगदान की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है काफी सारी जो है छायावादी रचनाएं की गई, जिसमें आपको देखने को मिलेगा उच्छ्वास, ठीक है, क्या उच्छ्वास नाम की एक रचना है जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद देखेंगे आप ग्रंथि नाम की एक काव्य रचना है जो 1920 में आया था। बीना नाम की एक रचना है जो 1927 में आया था। पल्लव काव्य संग्रह जो कि 1928 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुंजन काव्य संग्रह जो कि 1932 में आया था, ठीक है। इसके बाद देखिए जो पंत जी जो थे यह प्रगतिवादी रचना के लेखक माने जाते थे, ठीक है। प्रगतिवादी यानी कि जहां से प्रगति के पथ को दर्शाया गया हो वैसी रचनाएं लिखा करता था, ठीक है, जिसमें आपको गाम्या, युगांत या फिर युगबानी, ये सभी रचनाएं जो है इसकी प्रगतिवादी रचना के रूप में देखने को मिलती है। इसके बाद जो है पंत जी प्रकृति के एक सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है, आप कहोगे सर सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। अधिकांश कवियों में उनकी कोमल भावनाओं का प्रकटीकरण हुआ था, मतलब जो उनकी कोमल भावनाएं थी, चाहे वो जिस भी चीज पर लिखे हो बिल्कुल कोमल भाव में लिखे हैं, और इसके लिए ये काफी फेमस भी रहे, ठीक है बच्चे। जैसे कि देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित जो है स्वर्ण काव्य में आपको इसकी कई सारी रचना मिलेगी, जैसे कि स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांदबानी, ये सब आपको जो है कहां पर मिलेगा, स्वर्ण काव्य के रूप में, जो कि आपके सुमित्रानंदन पंत जी की है। साथ में नव मानवतावादी काव्य की अगर बात करेंगे तो नए मानवतावादी काव्य में इसका जो काव्य है वह है लोक यतन, इसके बाद चिदंबरा, पतझर, एक भाव क्रांति, है ना, इसके बाद गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण बीना, पो फटने से पहले, इसके बाद समाधिता, और फिर है आपका शशि की तरी। इसके बाद देखिएगा पंत जी की जो कुछ काव्यगत नाटक है वह नाटक कौन कौन सा है, तो आपका रजत शिखर है, शिल्पी है, इसके बाद सवर्ण है, अतिमा है, मधुबन है, युग पुरुष है, छाया है, मानसी है जो इंपोर्टेंट है, ज्योत्साना है ना, ये सभी काव्य रचनाएं जो है आपके किसके है, काव्य नाटक प्यारे बच्चे सुमित्रानंदन पंत जी की है। और इनके काव्य का जो क्रमिक विकास हुआ था बच्चे, 4 क्रम में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा, जैसे कि छायावाद, फिर इन्होंने प्रगतिवाद को लेकर लिखा, अरविंद दर्शन लिखा, और नव मानवतावाद पर जो है इन्होंने अपनी रचनाएं की। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में याद रखना है। सुमित्रानंदन पंत की जो कविताएं हैं उसमें प्रकृति के चित्रण का क्या किया गया, अवलंबन किया गया है। साथ में जो है मूर्त और अमूर्त उपमान देने की जो है इनकी प्रवृत्तियां पंत काव्य में देखने को मिलती है, समझे। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या करोगे, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक महान कवित्री जिसका नाम है महादेवी वर्मा। क्या नाम है बच्चे, आप कहोगे गुरुजी महादेवी वर्मा, तो आइए हम लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय करते हैं।
अगर इनके जीवन परिचय की बात करेंगे, इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में होता है। कहां पर होता है बच्चे? फर्रुखाबाद में होता है। इसके बाद देखिए तो इनके पिताजी का जो नाम था वह श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनके माताजी का नाम था हेमा रानी। ठीक है। इसको जो है कई सारे पुरस्कार प्राप्त थे, जैसे कि पद्म भूषण 1956 में मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1982 में मिला था और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 1988 में। पद्म भूषण कब मिला? 1956 में। पद्म विभूषण 1988 में, ज्ञानपीठ 1982 में। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद ऐसे महान कवित्री का जो मृत्यु हो जाता है वो 11 दिसंबर 1987 ईस्वी को हो जाता है। ये एक छोटी सी बात आप इसके जीवन के बारे में याद रखोगे। चलिए आगे बच्चे देखेंगे इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, कौन कौन सा इसका साहित्य में योगदान रहा था, जैसे कि निहार, रश्मि, इसके बाद निर्जा, फिर संध्या गीत और इसके बाद जो है यामा। ठीक है, ये सब इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती है। निहार काव्य रचना जो कि 1930 में आया था, रश्मि काव्य रचना जो इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए 1932 में प्रकाशित हुआ था, निर्जा काव्य रचना जो 1935 में प्रकाशित हुआ, संध्या काव्य रचना संध्या गीत या 1936 में और यामा काव्य रचना जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। ये सभी के सभी महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जिसे आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, महादेवी वर्मा का उपनाम क्या प्यारे बच्चे? आधुनिक मीरा। ठीक है, इनकी रचना यामा में निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत ये सब संकलित है। मतलब यामा एक काव्य संग्रह है जिस काव्य संग्रह में निहार कविता, रश्मि कविता, निर्जा कविता और संध्या गीत कविता ये सब शामिल किया गया है। इसके बाद जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता अगर कोई है तो वह है मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह आपके महादेवी वर्मा की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक माना जाता है। महादेवी वर्मा के काव्य में आपको विरह की प्रधानता देखने को मिलती है, साथ में जो है यह विरह वेदना का एक अलौकिक स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसके साथ साथ इनके काव्य में आप जो है रहस्यवादी भावना की प्रधानता भी देखते हैं, तो ये इनके काव्यों की विशेषता हो गई। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे बच्चे? महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में लिख लोगे। अब चलिए आगे तो देखिए हम इस छायावादी काल का मूल्यांकन करते हैं। आप मूल्यांकन क्या करोगे? अभी तक तो हम छायावाद करिए रहे थे, है ना। आप देखोगे कि छायावादी काव्य की जो सृजना है, यह सृजना जो है आगे चल करके क्या होता है तो एक विभिन्न धारा की कविताओं का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब एक विभिन्न धाराओं की कविताओं का मार्ग खोलता है, जिसमें आप देखोगे प्रगतिवादी रचनाएं देखने को मिलती है, व्यक्तिनिष्ठ रचनाएं देखने को मिलती है, साथ में आपको प्रकृति से संबंधित जो है काफी सारी जो है नवीन रचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें आपको एक नई नई ताजगी देखने को मिलेगी, है ना, नए नए ताजगी देखने को मिलती है। इसके बाद देखोगे बच्चे अनुभूति की दृष्टि से जो है मूल्यांकित करें तो छायावादी काव्य जो है यह व्यक्तिनिष्ठ होने के साथ साथ जो है सामाजिकता पर भी किस विशेष ध्यान देती है, समाज के प्रति जो है यह प्रतिबद्ध नजर आती है। आगे चलकर सामाजिकता का ही विकास जो है यह क्या है तो प्रगतिवाद में हुआ। सामाजिकता का विकास जो है कहाँ हुआ? प्रगतिवाद में हुआ। और व्यक्तिनिष्ठता का विकास जो है प्रयोगवाद के रूप में दिखाई पड़ा था छायावाद युग में। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आप छायावाद युग का मूल्यांकन कर सकते हो। आगे चलिए देखिए बच्चे, अभी तक तो आप लोगों ने जितना भी टॉपिक कवर करना था वो मैंने करवा दिया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है समझने वाली थी, तो बहुत सारी चीजें याद रखने वाली थी। जैसे कवि परिचय और उसकी रचना के बारे में बताया तो पूरा का पूरा टॉपिक याद करने वाला है, आपको याद करना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। समझे कि नहीं? तो वहां पर थोड़ा सा आपको बोर फील हुआ होगा। चलिए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे पहले छोटका क्वेश्चन देख लो, 5 नंबरी वाला। जैसे कहेंगे छायावाद नामकरण पर चर्चा करें, छायावादी युग का नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में बताइए। या कह सकता है 1918 से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है जो इसको छायावाद कहते हैं। समझ गए ना? तो ये भी मैंने आपको नामकरण वाला टॉपिक पढ़ाया है अभी, तो वहां से कर लोगे। इसके बाद छायावाद स्थूल के प्रति जो है सूक्ष्म का विद्रोह है, इस कथन को क्या करना है? व्याख्या करना है। डॉक्टर नागेंद्र साहब बताए थे ना, डॉक्टर नागेंद्र साहब छायावाद युग के बारे में कि यह जो है स्थूल के प्रति क्या है तो एक सूक्ष्म विद्रोह है, इसको आपको स्पष्ट करके बताना है। इसके बाद देखिए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिए या फिर इसकी विशेषता को बताइए। दोनों क्वेश्चन एक के है और विशेषता मैंने अभी छायावाद के बारे में आपको बतेबे किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी। यहाँ से पेपर में आपको कुछ और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि बात करें छायावाद की प्रमुख कवि और उसके रचनाओं को रेखांकित करें। मतलब जो भी छायावाद युग के 4 गो कवि अभी मैंने बताया है उसके बारे में और उसके रचना के बारे में बताना है। फिर छायावाद
के सीमांकन के बारे में चर्चा करें, समय सीमा के बारे में सबसे पहले पढ़ेले हैं आपको, है कि नहीं? तो आप बताइए आंसर कर लोगे कि नहीं? आप देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछेगा छायावाद को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार परिभाषित किया है। छायावाद की परिभाषा बताए थे कि नहीं बताए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसके बाद जो है सुमित्रानंदन पंत जी, ये सब बताए थे कि नहीं? तो वहां से आप लोगों को क्या करना है बच्चे, छायावाद की परिभाषा लिख लेना है और विशेषता भी बताए हैं। इसके बाद जो है इसकी शैलीगत विशेषताएं बताए हैं और आपको जो है छायावाद युग के कवि के बारे में भी बताए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको अभी करवा दिए हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए गुरुजी हमको ये सब समझ में आ गया, हमको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो फाड़ देंगे, सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे, है कि नहीं? अगर ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है मेरे भाई, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लो। आने वाली क्लास के लिए सेशन को लाइक नहीं करे हो, लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दो। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।